Hello, good morning. Can you see me? Can you hear me? Hi, good morning. Good morning, Prince Patel, Neha, Sahil, Believe in God, Sanoj. Can you see me? Can you hear me? Everything is okay? Can we start? जय महाकाल, हर हर महादेव हैं. Okay, good. So my name is Ritu Ratiwal and you are with Let's Crack NEET UG and we are going to revise photosynthesis in plants in next 1 hour. मैं कोशिश करूंगी कि 1 घंटे के अंदर आप लोगों का रिवीजन हो जाए प्लस आपको कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएं. चलिए शुरू करते हैं. आप हमारे साथ 2021 का कोर्स लगा सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे. अनअकैडमी प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. आप किसी भी टीचर की क्लास लगा सकते हैं. आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए 50 से भी ज़्यादा टीचर्स मिलते हैं. मेरा पूरा कोर्स मिलता है आपको पढ़ने के लिए लाइव, जिसमें आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और इस तरीके से आप बायोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं. आपको करना क्या होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप ये ऐप डाउनलोड करनी होती है. आपको नीट यूजी सेक्शन में जाना होता है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना होता है. 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है. ये वाले नहीं लेने हैं, ये सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए होते हैं. 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है. 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका ऋतु कोड डालने के बाद, ठीक है, ऋतु कोड डालने के बाद आपको सिर्फ 27,000 का पड़ जाता है, मतलब 10% ऑफ हो जाता है आपको. और 2 साल का कोर्स आपको सिर्फ 32,000 का पड़ जाता है, मतलब आपको 40 रुपये से भी कम की कॉस्ट पड़ जाती है एक दिन की, अराउंड 40 रुपये, जो कि आपकी आने जाने की कॉस्ट हो जाती है कई बार अपने कोचिंग सेंटर में. सो इसमें आपको टोटल सब कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है. आइए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं. जोसेफ प्रीस्टले ने क्या किया था, प्रीस्ट से याद करेंगे इसको. प्रीस्ट हमेशा धूप बत्ती करता है, अगरबत्ती करता है ना, यहाँ से धुआं निकलता रहता है. तो एयर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट थे उसके, ठीक है. उसने क्या कहा कि भैया एयर इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, पहली बात तो, ठीक है. रिवील्ड द असेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. फिर उसने कहा कि एयर का क्या रोल है. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ये वाला. उसने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, उसने कहा कि एयर से जलती हुई मोमबत्ती कोई चीज़ चुराती है, एक्स, और सांस लेता हुआ जानवर भी कोई चीज़ चुराता है, सेम चीज़ चुराता है, एक्स, ठीक है. लेकिन जो ये एक्स चुरा रहे हैं उसे कोई भी ग्रीन प्लांट एयर में वापस डालता है एक्स को. आज हमें पता है कि ये एक्स क्या है, ऑक्सीजन. सो उसने बेसिकली कहा प्लांट्स रिस्टोर टू एयर व्हाट ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव. एयर से एयर में प्लांट्स वो चीज़ें डालते हैं जो कि कोई भी बर्निंग कैंडल या सांस लेता हुआ जानवर जो है वो वहाँ से रिमूव कर रहा है. समझ में आ गया. और बेल जार एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, पहले एक कैंडल और एक जानवर लिया, फिर वो थोड़ी देर में कैंडल बुझ गई, जानवर मर गया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई. परंतु यदि आप यहाँ पे एक मिंट प्लांट रख दोगे तो कैंडल भी जलती रहेगी, जानवर भी खुश रहेगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है इन लोगों को. आगे चलते हैं. जैन इंजन हाउस. इंजन किससे चलता है, एनर्जी से. तो बेसिकली उसने एनर्जी का रोल बताया फोटोसिंथेसिस में. एनर्जी का सोर्स क्या है फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट. तो बेसिकली उसने सनलाइट की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की. उसने ये कहा कि भैया सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. और उसने एक बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया, जैन इंजन हाउस ने एक एक्वाटिक प्लांट ले लिया, ठीक है. एक्वाटिक प्लांट को उसने आधा डार्क में और आधा सनलाइट में रख दिया. उसने कहा कि यार जहाँ पे सनलाइट होती है सिर्फ वहीं पे ही बबल्स बनते हैं ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन के बबल्स क्यों बन रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से. सो सिर्फ सनलाइट वाले पोर्शन में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है. सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था बट उसने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया. जूलियस वॉन सैक्स. सैक का मतलब होता है बोरी, बैग. इस बैग में आपने भर लेनी है ग्लूकोज, चीनी की बोरी, ग्लूकोज की बोरी भर लेनी है आपने. सो बेसिकली उसने ये कहा था कि ग्लूकोज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस.
ठीक है। फिर उसने ये भी कहा कि ग्लूकोज जो है सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोर्ड एज स्टार्च। और ग्लूकोज सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही बनता है, ऑफकोर्स जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी वहीं बनेगा। और उसने कहा ये जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट हैं वो ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि उनमें ग्रीन सब्सटेंस है। नाम नहीं पता था उसे, लेकिन अब हमें पता है कि क्लोरोफिल की बात हो रही थी। ये ग्रीन सब्सटेंस स्पेशल बॉडीज़ में रखा होता है। स्पेशल बॉडीज़ कौन सी? क्लोरोप्लास्ट में रखा होता है। हालांकि उसे क्लोरोप्लास्ट उस टाइम नाम नहीं पता था। तो मेजर उसकी डिस्कवरी है कि भैया ग्लूकोज इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, ठीक है, उसने क्या किया? वाइट लाइट को तोड़ा उसने एक एंगल पे। देखो उसने क्या किया? वाइट लाइट ली, एक प्रिज्म से उसको निकाला। तो देखो एक एंगल पे उसकी लाइट टूट गई, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर में टूट गई। ठीक है, विजिबल लाइट। देखो सिर्फ विजिबल लाइट ही प्लांट्स यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स यूज ओनली विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट विच इज विबग्योर। ठीक है जी। और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 nm टू 600 nm। सिर्फ प्लांट्स यही यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो ये पता करना चाह रहा था कि इनमें से सबसे बेटर लाइट कौन सी है फोटोसिंथेसिस के लिए। वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है या रेड है। इसे बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? किस कलर की लाइट क्या एक्शन शो करती है फोटोसिंथेसिस पे। बेसिकली किसका ज़्यादा बढ़िया एक्शन है फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए उसने क्या किया? उसने ये अपनी पहले तो लाइट डिवाइड कर दी विबग्योर में प्रिज्म के हेल्प से। फिर वहाँ पे उसने एक क्या कहते हैं क्लैडोफोरा नाम का ग्रीन एल्गी ले लिया। ठीक है, इसके ड्रामे थोड़े ज़्यादा थे। क्लैडोफोरा नाम का ग्रीन एल्गी ले लिया और ग्रीन एल्गी को इसने विबग्योर में डाल दिया, मतलब इस लाइट के नीचे डाल दिया। अब वो ये जानना चाह रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस लाइट से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो उसने क्या किया? एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया, एजोटोबैक्टर। एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगी? जहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो बेटा हमें पता चला कि एजोटोबैक्टर जो है वो रेड रीजन में सबसे ज़्यादा आ गया और ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा आ गया। तो हमें पता चला कि रेड और ब्लू में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सबसे ज़्यादा O2 यहीं पे निकल रही है और इसलिए बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यहीं पे ही चिपक रहा है। तो हमने क्या जाना? Blue and red light are best for photosynthesis. He described the first action spectrum of photosynthesis. सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इसी ने बनाया था, एंगलमैन ने, एंगल में लाइट तोड़ के। ठीक है, कॉर्नेलियस वान नील, नील का मतलब है नीला नीला, ब्लू है पानी पानी, दिल है सानी सानी, है ना। सो नील से बनेगा नीला, वाटर। उसने क्या कहा? बेसिकली photosynthesis is essentially reduction of CO2 into glucose. photosynthesis क्या है? CO2 को ग्लूकोज में चेंज करना। अब देखो CO2 से C भी मिल जाएगा, O भी मिल जाएगा, H कहाँ से आएगा? तो उसने कहा कि यार कोई ना कोई हाइड्रोजन डोनर चाहिए, है ना। H ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? हाइड्रोजन डोनर से। तो उसने कहा यार हायर प्लांट्स में ये हाइड्रोजन डोनर वाटर होता है। वाटर अपनी H2 यहाँ पे दे देता है उसको रिड्यूस करने के लिए CO2 को, और ये ऑक्सीजन एज O2 गैस निकल जाती है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड्स रिड्यूस CO2 टू ग्लूकोज। इन ग्रीन प्लांट्स हाइड्रोजन डोनर इज H2O विच इज ऑक्सीडाइज टू O2। समझ में आ गया? परंतु उसने कहा कि सब जगह ऐसा नहीं होता, कई बार हाइड्रोजन सोर्स चेंज हो जाता है, जैसे कि ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। उनका क्या सीन है? करते वो भी यही हैं, लेकिन उनका हाइड्रोजन सोर्स होता है H2S। तो वो यहाँ से H2 लेके यहाँ डाल देते हैं, लेकिन उनका जो रिलीज होता है सल्फर। सो दे आर फोटोसिंथेटिक, they are performing photosynthesis, but they are anoxygenic. They do not produce oxygen, they produce sulfur bubbles. Understood? So in purple and green sulfur bacteria, H2S is the hydrogen donor releasing sulfur as the byproduct. I hope you understand. चलिए आगे चलेंगे। टाइप ऑफ पिगमेंट्स, कल वाली क्लास जो हमारी कैंसिल हुई वहाँ पे हम टाइप ऑफ पिगमेंट शुरू कर रहे थे। आई अंडरस्टैंड कि इतने चैप्टर्स नहीं हो पाए जितने चैप्टर्स आप लोगों के होने चाहिए थे। आई अंडरस्टैंड दैट।
पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं भी अपनी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ, जितना मैं कर पा रही हूँ मैक्सिमम उतना मैं कर रही हूँ। आप लोगों को ये लगता है कि मैम आप बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स क्यों नहीं देते हो, आप सारे चैप्टर्स का इस तरीके से को क्यों नहीं कराते हो, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि एक चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगते हैं। नोट्स बना के उनकी पीपीटी तैयार करने के लिए इट टेक्स मी 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स। सो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 6 घंटे लगा के मेरे लिए बहुत मुश्किल है 38 चैप्टर्स के नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ाना नीट 2020 से पहले। सो जो भी मैं बेस्ट कर पा रही हूँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके इस वक्त जितने भी टीचर्स आपको और पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर उनमें से आपके टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर टेकिंग टेस्ट्स। तो टेस्ट में तो कोई एनर्जी नहीं लगती। आप 90 क्वेश्चन उठा के ले आओ एंड आप उसको पूछ लो, ठीक है। टेस्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती। और टेस्ट मैं भी चाहती तो मैं आपके टेस्ट ले सकती थी, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे सिलेबस की रिवीजन की ज़रूरत है और टेस्ट से वो रिवीजन नहीं होगा। इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि मैं हैंड रिटन नोट से आप लोगों का रिवीजन कराने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है। ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। अब क्रोमैटोग्राम में क्लोरोफिल ए का कलर आता है ब्लू ग्रीन, थोड़ा सा याद रखना, सबसे डार्क कलर इसी का ही आता है। क्लोरोफिल बी का कलर आता है येलो ग्रीन। हाँ, आज की क्लास का सॉरी प्रतिभा पांडे, मैंने लिंक नहीं डाला था, रुको मैं अभी लिंक डाल देती हूँ। मैं आप लोगों की क्लास का लिंक डालना भूल गई आज, रुक जाइए मैं अभी डाल देती हूँ। बेचारे बच्चे, काफ़ी बच्चों का मिस हो जाएगा, ये डाल देती हूँ मैं, रुक जाओ। चलिए मैंने डाल दिया। जिन बच्चों की क्लास मिस होगी वो बाद में इसको ईजिली देख लेंगे, शाम तक कम से कम बच्चे रिवाइज कर लेंगे। चलो ओके, नाउ पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है, अच्छा, ज़ैंथोफिल का कलर येलो और कैरोटीनॉइड का येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। तो कैरेट होती है ना, कैरेट कैसी होती है? येलो टू येलो ऑरेंज होती है ना, तो कैरोटीनॉइड कैरेट से बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम पहले। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा प्लांट्स कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है? देखो, ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये वाला। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है क्लोरोफिल ए की, यहाँ पे देखो, दिस इज क्लोरोफिल ए। 400 nm पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, अराउंड 400 के आसपास, 400 उसके आसपास, और फिर ये एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे 700 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, दोबारा से बात करनी पड़ेगी मेरे को, थोड़ा सा दोबारा से बात करनी पड़ेगी कि मुझे लगता है आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं समझ में आया है। सुनिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? कौन सा क्लोरोफिल कौन सी लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है? विच क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स विच कलर्ड लाइट द मोस्ट, ये है। कौन सा क्लोरोफिल कौन सी लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है? समझ में आ गया? क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है अराउंड 400 nm पे, यहाँ पे 400 से थोड़ा आगे, और 700 के आसपास सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है।
इसका मतलब वो ब्लू और रेड कलर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू एंड रेड कलर की लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब क्लोरोफिल बी की बात करेंगे, वो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये थोड़ा सा आगे वाली लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से कैरोटिनॉइड का भी एक वो बनाया हुआ है, पीक बनाया हुआ है। पहली बात तो हमने ये कर दी। दूसरी बात, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज़्यादा होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज़्यादा होता है, तो ये पहली बात थी। ये दूसरी बात है, अब आप देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अराउंड 400 nm के आसपास सबसे ज़्यादा होता है और इसमें रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है। अभी हमने देखा क्लैडोफोरा वाले एक्सपेरिमेंट में भी है ना कि ब्लू और रेड लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्लू और रेड लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड लाइट। अब हमने कंपेयर किया कि अगर ब्लू एंड रेड लाइट पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन से पिगमेंट ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया था। हमने देखा क्लोरोफिल ए ने किया था, क्लोरोफिल ए ने मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था और मैक्सिमम यहाँ एब्जॉर्ब किया था और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे ज़्यादा है। हमने इन दोनों ग्राफ्स को एक दूसरे के ऊपर चिपका लिया, तो हमने क्या माना कि क्लोरोफिल ए इज द मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जिस लाइट को क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड लाइट को, वहीं पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए और फोटोसिंथेसिस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए इंपॉर्टेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो इसमें ये है, ये पूरा जो आपका पेज है उससे डरना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताया गया कि भैया क्लोरोफिल ए की इंपॉर्टेंस क्या है। जिस लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है उसी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट की हेल्प से होता है। पहली बात तो ये रिएक्शन, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है क्लोरोफिल, सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल कैप्चर करता है और उस एनर्जी को फिर प्लांट कन्वर्ट करता है एटीपी में और NADPH में ड्यू टू कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ATP इज द एनर्जी सोर्स, NADPH इज द रिड्यूसिंग पावर। NADPH देखो इसके पास ये H है, बेसिकली ये लोगों को रिड्यूस करता घूमेगा। इट इज़ अ रिड्यूसिंग पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर है ये। और आपको पता है रिड्यूसिंग पावर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता है आगे जाके हमने CO2 को ग्लूकोज में रिड्यूस करना है। अब तुम कहोगे मैम CO2 को ग्लूकोज में तो वाटर रिड्यूस कर रहा है ना, याद है पिछली बात मैंने बताई थी। CO2 को तो ग्लूकोज में वाटर रिड्यूस कर रहा है। आप कहोगे बेटा ये जो NADPH के पास H आया है ना, NADPH के पास H आया ना, ये वाटर से ही आया है। तो वाटर ने पहले अपना H NADPH को दिया, फिर ये अपना H आगे देगा CO2 को, समझ रहे हो, और फिर CO2 कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 में। तो बस NADPH तो बेसिकली बीच वाला मीडियम है, ठीक है, जो कि H2O का H लेके फिर CO2 को दे रहा है। अंडरस्टूड? तो ये होगा बेटा लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेना में होता है। देखो अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये एक थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड का पूरा गुच्छा ग्रैनम है, ठीक है। जो बाहर लेयर बची है, ये जो बाहर बचा है, ग्रैनम के बाहर बचा है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। दो ग्रैना जिस चीज़ से जुड़े होते हैं इसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। समझ में आ गया? अब लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रैना के अंदर होता है, देखो मार्क किया हुआ है। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रैना के अंदर होता है, मतलब ATP और NADPH का सिंथेसिस ग्रैना के अंदर होता है। अब डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन है ATP और NADPH को लेके अल्टीमेटली हम CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं इसे।
फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम CO2 यूजिंग ATP एंड NADPH फ्रॉम लाइट रिएक्शन। देखो ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन लाइट में होता है और डार्क रिएक्शन डार्क में होता है। डार्क रिएक्शन बिना लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के हो ही नहीं सकता है ना। सो डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसका नाम डार्क रिएक्शन कर दिया गया है। लाइट रिएक्शन पे आ जाओ। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन आपको बेसिक बात पता है, सन की एनर्जी को कैप्चर करेगा क्लोरोफिल और उससे ATP और NADPH बनेगा। कैसे बनेगा उसके लिए हमें समझना पड़ेगा फोटो सिस्टम क्या होते हैं। फोटो सिस्टम बेसिकली पिगमेंट प्लस प्रोटीन होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बीच वाले पार्ट को बोलते हैं हम रिएक्शन सेंटर, फोटो सिस्टम के बीच वाले पार्ट को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, और साइड वाले पार्ट को हम LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना बोलते हैं। अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लीजिए, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बनाए हुए हैं मैंने और प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें जैसे क्लोरोफिल B भी होगा, ज़ैंथोफिल भी होगा और ये कैरोटिनॉइड वगैरह भी होगा, साथ में इसके प्रोटीन लगे हुए हैं। रिएक्शन सेंटर में दो मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोरोफिल A के, देखो ध्यान से रखो, क्लोरोफिल A के दो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो होता क्या है, यहाँ से ये सनलाइट कैप्चर करते हैं, सनलाइट यहाँ पे आती है, ठीक है, ये अपनी एनर्जी आगे देते रहते हैं, आगे देते रहते हैं, आगे देते रहते हैं, और अल्टीमेटली एनर्जी ये रिएक्शन सेंटर को पास कर देते हैं, अपनी एनर्जी आगे पास कर करके या रिएक्शन सेंटर को पास कर देते हैं। मतलब सारी सनलाइट की जो कैप्चर्ड एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर के पास जाती है। इससे रिएक्शन सेंटर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, क्लोरोफिल A ऐसे हो जाता है और वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है यहाँ पे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आगे कैप्चर कर लेता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है जी। ये आपका फोटो सिस्टम बन गया। क्या क्या है? रिएक्शन सेंटर और LHC या फिर एंटीना भी इसे कहते हैं। दो प्रकार के फोटो सिस्टम है देखा बेटा, फोटो सिस्टम 1 जिसको P700 भी बोलते हैं, फोटो सिस्टम 2 जिसे 680 भी बोलते हैं, P680। क्या फ़र्क है? P700 का ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 nm पे करता है। क्लोरोफिल A हैज़ द एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 nm और PS2 का जो क्लोरोफिल है वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 nm पे करता है, ठीक है बेटा। प्लस वाले अगर बच्चा पूछ रहा है, प्लस में बेटा कॉकरोच की क्लास 11 बजे शुरू होगी, 11 बजे शुरू होगी कॉकरोच वाली क्लास, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए PS1 और PS2 दोनों ही थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। नाउ सी, दिस इज अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, thylakoid membrane, and this is the lumen, it is not the lumen of chloroplast, it is the lumen of thylakoid। मैंने गलती से क्लोरोप्लास्ट लिखा है, ये एक थाइलाकॉइड की बात हो रही है, समझ रहे हो? दिस इज वन थाइलाकॉइड, ऐसे समझ रहे हो? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम एम्बेडेड है, पहले PS2 एम्बेडेड है और यहाँ पे PS1 एम्बेडेड है। होगा क्या देखिए, सनलाइट पहले एक्साइट करेगी PS2 को, ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इसके एंटीना होगा, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, वो अपनी सारी एनर्जी जो है क्लोरोफिल A को दे देगा, रिएक्शन सेंटर को दे देगा। क्लोरोफिल A अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा, ठीक है। नाउ क्लोरोफिल A तो बार बार यहाँ से एक्साइट होता रहेगा, बार बार इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहेगा, तो क्लोरोफिल A के अंदर तो छेद हो जाएगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन छीन लिए, हाय अब मैं क्या करूँ। तो क्लोरोफिल A को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा बेटा? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में वाटर की ब्रेकडाउन हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाता है। इसमें क्या है, Mn और Cl की प्रेजेंस में, मन कल कराया था ना मिनरल न्यूट्रिशन में, मन कल की प्रेजेंस में वाटर टूट जाता है, H पॉजिटिव रह जाता है,
इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और O2 निकल जाता है। यही O2 है जो O2 रिलीज होती है आपके फोटोसिंथेसिस में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस क्लोरोफिल ए को दिया जाता है। तो समझ रहे हो, ये क्लोरोफिल ए ड्रामा करता है, अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास करके ऐसे रोना पीटना लगाता है, हाय मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, अब मैं क्या करूँ। तो ये वाटर को कॉन्टिन्यूसली ब्रेक करता रहता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसका छीनता रहता है। आपको क्वेश्चन आ जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड बाय विद, तो बेटा PS2 से एसोसिएटेड होता है, PS1 से एसोसिएटेड नहीं होता है, थोड़ा सा याद रखना है। नाउ ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोन को जाता है, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F को जाता है, फिर वहाँ से प्लास्टोसियानिन को जाता है और फिर PS1 के पास आ जाता है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, ये जेड स्कीम कहा जाता है। ठीक है, जेड स्कीम किस लिए, देखो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से जेड स्कीम बनेगी। जेड स्कीम का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आई यहाँ से, उसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया, फिर इसने प्लास्टोक्विनोन को दिया, थोड़ी एनर्जी कम हो गई, फिर इसको साइटोक्रोम B6F को दिया, फिर एनर्जी थोड़ी और कम हो गई, फिर प्लास्टोसियानिन को दिया, एनर्जी थोड़ी और कम हो गई। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज कर रहा है उसका फ़ायदा उठा के हमने स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट से एक हाइड्रोजन लिया। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत बनाया, हाइड्रोजन जो है पहले प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, जो एनर्जी रिलीज करता है ना इलेक्ट्रॉन, उसके सहारे से H पॉजिटिव गेन कर लेता है और फिर ये साइटोक्रोम को देता है ये, और फिर साइटोक्रोम से H पॉजिटिव अंदर आ जाता है, ऐसे अंदर आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ से डायरेक्टली नहीं बनना चाहिए था, ये प्लास्टोक्विनोन को मिलेगा H पॉजिटिव पहले। मेरे को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा साफ कर देते हैं, लाओ। गिरते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके ये H पॉजिटिव प्लास्टोक्विनोन के पास आएगा। प्लास्टोक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे साइटोक्रोम B6F के थ्रू यहाँ पे अंदर पहुँच जाएगा। बेसिकली हमें करना ही यही है, हम चाहते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस भर जाएं, H पॉजिटिव आयन अंदर भर जाएं। देखो H पॉजिटिव आयन हम बहाने से भर रहे हैं, हमने वाटर को तोड़ा, ये वाला H पॉजिटिव आयन भी अंदर भर गया है, फिर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज कराई, ये वाला H पॉजिटिव आयन भी अंदर भर गया है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ के क्लोरोफिल ए के पास, PS1 के पास, फिर वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, फिर यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा, फिर यहाँ से फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा, और अल्टीमेटली ये जाएगा NADP के पास। NADP स्ट्रोमा से एक H पॉजिटिव ले लेगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन लेके NADPH बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज। तो देखो NADP रिडक्टेज, तो देखो बेसिकली हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन के पूरा यहाँ से घुमा फिरा के हमने ये इलेक्ट्रॉन NADP को दे दिया, जो कि ग्रैनम के बाहर लगा हुआ है। समझ रहे हो, ये थैलाकॉइड है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये रहा NADP। ठीक है, ये ऐसे ल्यूमेन है थैलाकॉइड का। NADP ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन गया, इसने यहाँ से H पॉजिटिव एक पकड़ा और यहाँ पे NADPH बना दिया। तो देखो बाहर एक H पॉजिटिव कम हो गया। देखो हम सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि बाहर H पॉजिटिव कम हो जाए और अंदर H पॉजिटिव बढ़ जाए। यहाँ पे एक H पॉजिटिव कम हो गया, यहाँ वाला H पॉजिटिव अंदर आ गया, यहाँ पे हम और H पॉजिटिव प्रोड्यूस करें, तो हमने ल्यूमेन में बहुत सारा H पॉजिटिव भर लिया। ये H पॉजिटिव निकलने का एक ही तरीका है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एक CF0 CF1 पार्टिकल लगा होता है। ठीक है, H पॉजिटिव यहाँ से तेज़ी से निकलता है, जैसे वाटर को तुम कहीं से निकलने का मौका ना दो और वाटर भर दो डैम में, तो तेज़ी से निकलता है ना, फिर उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे H पॉजिटिव को अंदर भर के फिर H पॉजिटिव को एक छोटा सा रास्ता देंगे निकलने के लिए, H पॉजिटिव तेज़ी से यहाँ से निकलेगा, H पॉजिटिव की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके हम ADP से ATP बनाते हैं। दिस इज़ हाउ आवर ATP इज़ प्रोड्यूस्ड। इसे कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अंडरस्टूड। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है प्लीज़ इसका डिटेल्ड लेक्चर देखिए, डिटेल्ड लेक्चर थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए, आप 1.5x पे देख लीजिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे रिवीजन के मूड से आए हैं उनको समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं। आपने यहाँ पे देखिए NADPH भी बना लिया और आपने यहाँ पे ATP भी बना लिया। अब आपके लाइट रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार हैं डार्क रिएक्शन में यूज़ होने के लिए। आइए डार्क रिएक्शन में यूज़ करते हैं। कैल्विन साइकिल जो कि मेल्विन कैल्विन ने डिड्यूस किया था, ये इट अकर्स इन ऑल प्लांट्स नो मैटर C3 और C4। ठीक है, प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे थैलाकॉइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में चलता है C3 साइकिल। ठीक है, स्ट्रोमा में C3 साइकिल चलता है। C3 साइकिल क्या है देख लीजिए, ध्यान से देखो। आपको पता है कि स्टोमेटा से CO2 अंदर आती है, CO2 अंदर आती है, ये CO2 अंदर आ जाती है क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक सब्सटेंस पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं RUBP, रुबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये इस CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है जी, सो C3 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, ये CO2 को एक्सेप्ट करके कार्बोक्सिलेशन नाम का पहला स्टेप पूरा कर देता है। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, जब कहीं पे CO2 ऐड होती है तो उसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं और ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, ऐसा NCERT लिखती है। ठीक है, पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन जिसमें CO2 ऐड हुई RUBP को इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड रुबिस्को, एंड व्हाट इज फॉर्म्ड 3-PGA इज फॉर्म्ड, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज फॉर्म्ड। RUBP 5 कार्बन का है, एक CO2 से एक कार्बन और आ गया तो बेसिकली ये 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, 3-3 कार्बन के बीच में से टूट के। ठीक है, सो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब इसकी रिडक्शन होनी है। ठीक है, एसिड की रिडक्शन होती है तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है, तो यही बनेगा बेटा। यहाँ से इसकी जब रिडक्शन होगी ATP और NADPH की हेल्प से तो ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, या ग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये भी 2 बनेंगे, ये भी 3 कार्बन के होते हैं। यहाँ से ग्लूकोज बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट से और इसका रीजनरेशन हो जाएगा, RUBP का रीजनरेशन हो जाएगा। नाउ प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है तो सब कुछ ट्वाइस लगेगा इसमें। ATP भी 2 लगेंगे, यहाँ पे NADPH भी 2 लगेंगे। जब यहाँ से ग्लूकोज निकल जाता है तो ट्वाइस नहीं रहता, यहाँ पे सिंगल हो जाता है। ठीक है, तो बेटा एक CO2 को फिक्स करने के लिए यहाँ पे 2 ATP इधर लगे, 1 ATP इधर लगा, 3 ATP हो गए, प्लस 2 NADPH लगे, 2 NADPH लगे। लेकिन एक CO2 से तो ग्लूकोज नहीं बनेगा ना, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है, तो ये साइकिल 6 बार घूमेगा। तो बेटा इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो, ये 3 था, 18 ATP आपके लग जाएंगे और 12 NADPH लग जाएंगे एक ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए। यही चीज़ मैंने लिखा है, 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल विल जनरेट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 6 CO2 से 1 ग्लूकोज बना, 18 ATP 18 ADP में कन्वर्ट हो गए और 12 NADPH 12 NADP में खर्च हो गए। अंडरस्टूड? सो कैल्विन साइकिल सभी में होता है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये सभी प्लांट्स में होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। लेकिन इनको C3 प्लांट्स भी कहते हैं, वी कॉल देम C3 प्लांट्स। वाई? क्योंकि जो इनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज अ 3 कार्बन प्रोडक्ट। C3 प्लांट्स की एक दिक्कत है, मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, गर्मी होने से स्टोमेटा बंद हो जाता है, स्टोमेटा बंद होने से CO2 अंदर नहीं आ पाती और यहाँ पे जो O2 रिलीज होती है ये O2 बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, तो ये O2 जो है वापस यहीं पे ही पंगे लेने लगती है। ये O2 देखो, रुबिस्को है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो रुबिस्को कैन ऐड ऑक्सीजन टू RUBP ऑल्सो। तो वो क्या करती है, रुबिस्को में इसमें RUBP में ऑक्सीजन ऐड करने लगती है। ऐसा कब होता है? ध्यान से सुनिए, ऐसा कब होता है? जब C3 साइकिल्स के आसपास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा बंद होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। क्या बोली मैं? C3 साइकिल में हायर टेम्परेचर पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जिससे
फोटो रेस्पिरेशन नाम का फिनोमिना होने लगता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? RUBP में CO2 की जगह O2 ऐड हो जाए रुबिस्को की दुआ से, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? RUBP में O2 ऐड हो जाए रुबिस्को की दुआ से। इट इज़ अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस, इट हैज़ नो यूज। हाईली वेस्टफुल प्रोसेस, नो यूज, ठीक है। एक तो ये बना बनाया CO2 हम जो इतनी मुश्किल से कैप्चर कर रहा है प्लांट, उसको रिलीज करा देगा, ठीक है। RUBP जब O2 में जुड़ेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक PGA का, एक ग्लाइकोलेट का, ठीक है। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनेलिज में होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। CPM से याद रखना है इसको, CPM सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। इससे एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है फालतू में, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। फिक्स्ड CO2 को तुम हवा में उड़ा रहे हो इतनी मुश्किल से जो फिक्स की गई है, प्लस यहाँ पे एक ATP भी यूज़ होता है हर साइकिल में, तो फालतू में एनर्जी का लॉस, फालतू में CO2 का लॉस। सो फोटो रेस्पिरेशन इज़ अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। अंडरस्टूड? नाउ फोटो रेस्पिरेशन से निजात पाने के लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड C4 पाथवे, जो कि C4 प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट्स में देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन या मिनिमम फोटो रेस्पिरेशन। नो फोटो रेस्पिरेशन। इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा जाता है। प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, बहुत हाई टेम्परेचर ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो अडेप्ट किए होते हैं C4 साइकिल से। इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। कैसे? इसमें हम रुबिस्को को ऑक्सीजन के पास नहीं आने देते, ठीक है। रुबिस्को को ऑक्सीजन के पास नहीं आने देते। उसमें क्या होता है, 2 प्रकार के सेल मिलते हैं आपको। जैसे ये है आपका जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल है, इसके आसपास बहुत ही थिक वॉल वाले सेल्स बन जाते हैं इस तरीके से, ऐसे। इनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। और उसके बाहर थिन वॉल्ड अपने मीजोफिल सेल होते हैं, ऐसे मीजोफिल सेल होते हैं। ये मीजोफिल है, ये बंडल शीथ सेल है, ठीक है जी। तो इसको क्रैंस एनाटॉमी भी कहते हैं। क्रैंस होती है फूलमाला, ऐसे फूलमाला होती है ना, तो बेटा बंडल शीथ सेल्स ऐसे ही वैस्कुलर बंडल के अराउंड फूलमाला की तरह लगे हुए हैं ऐसे, तो इसे क्रैंस एनाटॉमी भी कहा जाता है। क्रैंस एनाटॉमी आपको सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स में मिलती है, कभी भी C3 प्लांट्स में नहीं मिलती है, ठीक है। नाउ होता क्या है, हम रुबिस्को को यहाँ छुपा देते हैं, बंडल शीथ में छुपा देते हैं, और बंडल शीथ इज इम्परवियस टू गैसेज। बंडल शीथ में कोई गैस नहीं एंटर कर सकती, ना तो O2 एंटर कर सकती, ना ही CO2 एंटर कर सकती, ना ही CO2 एंटर कर सकती। लेकिन हमने CO2 रुबिस्को तक पहुंचाने का एक तरीका निकाल लिया है। हमने क्या किया, CO2 यहाँ तो एंटर कर सकती है ना, CO2 एंटर कर जाती है मीजोफिल सेल में। ये देखो, ये रहा मीजोफिल सेल, ये रहा बंडल शीथ सेल। CO2 enters the mesophyll and it combines with another compound called PEP, phosphoenol pyruvate, which is the primary acceptor of CO2 in C4 pathway। क्वेश्चन आ सकता है, C3 पाथवे में कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर, C4 में कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर? C4 में PEP, C3 में RUBP, ठीक है। नाउ CO2 and PEP will form a C4 acid, क्योंकि PEP is a 3 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन यहाँ से लग जाएगा तो 4 कार्बन का बन जाएगा एस्पार्टिक या मैलिक एसिड। ये एसिड ट्रांसपोर्ट हो सकता है बंडल शीथ के थ्रू। सो देखो, डायरेक्टली CO2 गैस नहीं एंटर कर सकती यहाँ पे, बट CO2 इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड कैन एंटर द बंडल शीथ सेल। देखो O2 भी नहीं एंटर कर पा रही, लेकिन O2 के पास और भी कोई रास्ता नहीं, O2 तो नहीं एंटर कर पा रही यहाँ से, लेकिन O2 के पास और कोई भी रास्ता नहीं है एंटर करने का, लेकिन CO2 के पास एक रास्ता है एंटर करने का। यहाँ पे C4 एसिड आया, C4 एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब यहाँ से एक CO2 आपने रिलीज कर दिया यहाँ पे, और ये C3 एसिड बन गया। C3 एसिड वापस चला गया मीजोफिल में, और C3 एसिड से रीजनरेशन हो गया पेप का। यहाँ पे जो CO2 आपने रिलीज करी है, यहाँ से कैल्विन साइकिल चला जाएगा। तभी बोल रहे थे हम, कैल्विन साइकिल अकर्स इन ऑल प्लांट्स, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो। यहाँ पे कैल्विन साइकिल चलेगा रुबिस्को की हेल्प से, लेकिन अब कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी, क्योंकि CO2 तो आपने कॉन्सेंट्रेट कर करके यहाँ पे डाल दी। देयर इज नो O2 इन बंडल शीथ सेल्स।
सो देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन, और यहाँ पे आराम से केल्विन साइकिल चलता रहेगा। अंडरस्टूड। क्रैन्स एनाटमी इज बंडल शीथ सेल्स अरेंज्ड अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स। एग्जाम्पल है मेज और सॉर्गम। एग्जाम्पल याद करना है आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेज और सॉर्गम। ठीक है, ये क्या चैट में लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग सुबह सुबह ये बकवास करने के लिए उठते हो? 7 बजे उठ के दिस इज व्हाट यू वांट टू डू? क्या कहाँ जा रही है जिंदगी? कि मैम नीट तो होना नहीं है, हैं? मजे ही ले लें थोड़ा सुबह उठ के। हाँ तेजस्वी, डांट नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, बकवास करते रहते हो। अरे सोनम तुम सोई हुई हो, अरे उठ जाओ, तुम मुझसे बात नहीं कर रही। ड्रामे ड्रामे। मेरी क्लास में मत आया करो, बकवास करनी है तो। सुबह सुबह 7 बजे बकवास करनी, किसी और क्लास में जाया करो। इतना बकवास, इतना बकवास। चलो आगे चलो। C4 पता चल गया, 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। C4 पता चल गया, ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, ATP कितना यूज होगा बेटा? जितना यहाँ पे 6 कार्बन CO2 डालने के लिए, CO2 6 बार आएगा ना, यहाँ पे 6 बार आएगा तब यूज होगा। प्लस यहाँ पे आपका हर बार एक ATP यहाँ पे भी खर्च होएगा रीजनरेशन में, हर बार एक बार ATP खर्च होगा। तो 6 साइकिल में 6 ATP यहाँ पे खर्च हो गया। तो ये 6 ATP लगा लेना, यहाँ से 6 ATP ऐड कर लेना। जो केल्विन साइकिल में ATP लगा था उसमें 18 ATP लगा था वहाँ पे, तो 6 और ऐड कर लो इसमें 24, और बाकी NADPH तो वही रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, चैप्टर खत्म हो रखा है तुम्हारा, सुन लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, पहली बात तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ लो क्या होता है। 1905 में ब्लैकमैन ने दिया था। क्या कहा था ब्लैकमैन ने? भैया अगर किसी एक प्रोसेस को 5 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर 1 अफेक्ट कर रहा है, 2 अफेक्ट कर रहा है, 3 अफेक्ट कर रहा है, 4 कर रहा है, 5, कोई कितने भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से जो फैक्टर अपनी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन के पास होगा ना, वो रेट डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, मान लो किसी प्लांट को, फोटोसिंथेसिस को लाइट भी अफेक्ट करती है, पानी भी अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। मान लो किसी को लाइट ही नहीं मिल रही है, तो तुम उसको कितना भी पानी दे लो, उसका फोटोसिंथेसिस तो नहीं बढ़ जाएगा, है ना। सो if a chemical process if affected by more than one factor, then its rate will be determined by factor nearest to its minimal concentration। ये जरा याद रख लेना, ठीक है। कैंप प्लांट्स वाला मैंने कराया नहीं, इसमें कैंप प्लांट्स वाला एनसीईआरटी में था नहीं। आई होप तुम लोगों को कैंप प्लांट्स थोड़ा बहुत कुछ याद है, पाइनएप्पल वगैरह में होता है, बिल्कुल ही सक्यूलेंट प्लांट्स में होता है वो, ठीक है। कैंप प्लांट्स में क्या होता है, याद है तुम लोगों को कुछ? कैंप प्लांट्स में क्या होता है? बेसिकली वाटर सेविंग होते हैं, वाटर सेविंग होते हैं। जैसे C4 में पोजीशन चेंज हो जाती है ना, C4 में कार्बन फिक्सेशन और केल्विन साइकिल की पोजीशन अलग अलग हो जाती है। कार्बन फिक्सेशन जो होता है, CO2 फिक्सेशन जो होता है, वो मीजोफिल में होने लगता है, और जो केल्विन साइकिल है वो बंडल शीथ में होने लगती है। वैसे कैंप प्लांट्स में ये 2 अलग अलग टाइम पे होने लगता है, ठीक है। कैंप प्लांट्स में क्या होता है याद करो, नाइट में CO2 अंदर आती है, क्योंकि ये वो सताए हुए प्लांट्स हैं जिनका स्टोमेटा दिन में खुलता ही नहीं है। इतना गर्मी, इतना धूप, इतना डेजर्ट कंडीशन, यार इनका स्टोमेटा खुलता ही नहीं है दिन में, तो ये CO2 अंदर कैसे लाएं? दिन में नहीं ला सकते ना, CO2 अंदर नहीं ला सकते। सिर्फ रात में इनका स्टोमेटा खुलता है, स्टोमेटा ओपन होता है इनका रात में। तो ये बेचारे वो मजबूर प्लांट्स हैं ना, पाइनएप्पल जैसे, समझ रहे हो, सैक्युलेंट्स में होता है, स्टोमेटा ओपन होता है, तो फिर यहाँ से CO2 अंदर आ जाता है, तो CO2 यहीं पे फिक्स हो जाता है। CO2 प्लस पेप जो है यहाँ पे फिक्स हो जाता है C4 एसिड में, और ये C4 एसिड जो है स्टोर हो जाता है वैक्यूल में,
रात को। अब C4 एसिड से CO2 निकालने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे केल्विन साइकिल चल नहीं सकता। केल्विन साइकिल के लिए तो बेटा लाइट रिएक्शन भी चाहिए ना, ATP NADPH वगैरह भी चाहिए ना, तो वो तो दिन में ही बनेगा। फिर जब मॉर्निंग आती है स्टोमेटा तो बंद हो जाता है, तो CO2 तो एंटर कर नहीं सकता, लेकिन ये जो हमने CO2 स्टोर कर ली है वो बाहर निकल के C3 एसिड बना के यहाँ से ये वापस अपना साइकिल चला लेती है और यहाँ से एक CO2 रिलीज कर देती है। ये CO2 का केल्विन साइकिल बना देते हैं हम, यहाँ पे केल्विन साइकिल बना देते हैं। तो इससे क्या हुआ, रात को हमने CO2 स्टोर कर ली, क्योंकि दिन में स्टोमेटा नहीं खुलता, और दिन में हमने लाइट रिएक्शन कर लिया, ATP NADPH बना लिया, समझ रहे हो, और फिर केल्विन साइकिल चला लिया। थोड़ा बहुत कुछ याद आया होगा कैम साइकिल वाला है, एक शीट बना लानी चाहिए थी, भूल गई थी मैं शीट बनाना, सॉरी यार, कैम साइकिल के लिए। चलो आगे बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, देखो इस पे क्वेश्चन आ जाता है। लाइट, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट बहुत रेयरली कभी लिमिटिंग फैक्टर होती है, नहीं तो नहीं होती। वाटर इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? 10% जो सनलाइट है, अगर आपको वो भी मिल जाए ना, सनलाइट का 10% भी मिल जाए तो भी सैचुरेशन आ जाती है। सैचुरेशन है 10% ऑफ द फुल सनलाइट, सो रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation at low light intensity। समझ रहा है, जब लाइट बिल्कुल कम है, बादल आए हुए हैं, थोड़ी सी लाइट आई तो आपका फोटोसिंथेसिस एकदम से बढ़ेगा। there is a linear relationship, okay। at higher intensities rate does not show any further increase। अब यार एक बार सैचुरेशन आ गई, 10% सनलाइट पे सैचुरेशन आ जाएगी, उसके बाद तो बढ़ाता रहे लाइट, फोटोसिंथेसिस तो बढ़ेगा नहीं ना। बियॉन्ड अ पॉइंट मे कॉज क्लोरोफिल ब्रेकडाउन, अगर बहुत ज़्यादा ही लाइट देगा तो क्लोरोफिल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, पहले तो बहुत जल्दी बढ़ेगा, लाइट इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत जल्दी बढ़ेगा, लेकिन बाद में एक जगह सैचुरेशन आ जाएगी। ज़्यादा फालतू बकवास करेगा, ज़्यादा लाइट डालेगा और तो क्लोरोफिल टूट के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नीचे भी आ सकता है। ठीक है, सुनो आगे सुनो। CO2 कॉन्सेंट्रेशन मेजर लिमिटिंग फैक्टर। एटमॉस्फेयर में CO2 मिलता है बहुत कम, कितना 0.03 to 0.04%। अपने को अगर 0.05% तक CO2 हो जाए तो अपना फोटोसिंथेसिस का रेट जाएगा बढ़। ठीक है, देखो यार C4 के पास CO2 सैचुरेट करने का तरीका है, C4 के पास तरीका है ना, ये क्या करता है, C4 की बात कर रहे हैं, यहाँ से CO2 पकड़ता रहता है, सैचुरेट करके फिर यहाँ पे देता है, तो CO2 सैचुरेट हो जाता है यहाँ पे, है ना, बंडल शीट में C3 साइकिल चलाने के लिए। तो C4 का सैचुरेशन लेवल जल्दी आ जाता है, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर में ही आ जाता है C4 का सैचुरेशन लेवल। C3 लेवल बेचारा तड़पता रहता है, उसके पास CO2 कॉन्सेंट्रेट करने का कोई तरीका है नहीं, तो उसकी सैचुरेशन काफ़ी ऊपर जाके आती है। ये वैल्यूज़ तुमको याद रखना है, यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज़। ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए करेंगे बेटा। देन दैट इज़ वाई सम C3 प्लांट्स टोमेटो एंड बेल पेपर डू वेल इन ग्रीन हाउसेज। ग्रीन हाउस में क्या होता है, ग्लास का घर होता है, ग्लास का, इसके अंदर कोई C3 प्लांट होगा तो उसके तो मजे हो जाएंगे। यहाँ से जो रात को CO2 रिलीज़ किया, सुबह उठ के वही CO2 यूज़ कर लिया, तो CO2 का कंटेंट बहुत हाई हो जाता है ग्रीन हाउसेज में। तो C3 क्रॉप्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, सॉरी ग्रीन हाउस में। देन टेम्परेचर, C4 प्लांट शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हायर टेम्परेचर। देखो C4 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर होगा तो उसके तो मज़े ही होंगे, ज़्यादा सनलाइट, मस्त मज़े आ रहे हैं। C3 प्लांट्स की ऐसी तैसी हो जाती है, क्यों, फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है हायर टेम्परेचर्स पे, है ना। सो C3 प्लांट्स हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, क्यों, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाता है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज टोमेटा टू क्लोज एंड मेक द लीव्स विल्ट। देखो वाटर की दिक्कत ये है, इतना तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होता वाटर जितना कि ट्रांसपीरेशन में यूज़ हो जाता है। अगर आप वाटर पूरा नहीं दोगे प्लांट को तो ट्रांसपीरेशन कैसे करेगा, अगर ट्रांसपीरेशन नहीं करेगा तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा, अगर स्टोमेटा क्लोज होएगा तो CO2 अंदर कैसे एंटर करेगा। सो वाटर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन मेजर फैक्टर कौन सा है, CO2। रेयरली कौन सा होगा, कभी भी लिमिटिंग नहीं होगा, लाइट। चलो क्वेश्चन करके देखें, मेरी बैटरी 2% रह गई है, देखती हूँ तुम लोग कितने क्वेश्चन करते हो। अच्छा, 2021 का बैच ज्वाइन करने के लिए
2021 का बैच ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो। नीट यूजी सेक्शन में चले जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाओ, ऋतु कोड यूज़ कर लेना, ऋतु कोड यूज़ करके आप एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी आपके 2021 के सेशन के लिए ऋतु कोड यूज़ करके, ठीक है। यदि आपको प्लस में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोई दिक्कत आ रहा है तो 9877426811 पे आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरी हेल्पलाइन है यदि प्लस सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है। इसका पीडीएफ लेने के लिए बेटा, वैसे मैंने पीडीएफ इसकी अपलोड कर दी है @ऋतु बायोलॉजी पे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम में ऋतु बायोलॉजी पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ डाल चुकी हूँ तो मैं दोबारा से पीडीएफ डालूंगी नहीं आज इसकी, आप दूसरे बच्चों से ले सकते हैं पीडीएफ वहाँ पे। वन साइंटिस्ट कल्चर क्लैडोफोरा, किसने कल्चर किया था रे क्लैडोफोरा? एंगलमैन ने किया था ना, इन सस्पेंशन ऑफ एजोडोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एंगलमैन की ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई थी। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ, बोलो, ब्लू एंड रेड लाइट, सही है। चल आगे चल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, बोल बोल रे। एटीपी है, NADPH भी है, ऑक्सीजन भी है, NADH नहीं बनता, कभी बनता है क्या? NADH तो पर रेस्पिरेशन में बढ़ते हैं। NADH इज एन एनर्जी सोर्स, NADH तो एनर्जी सोर्स है ना, सही है। आगे चल आगे चल आगे चल। With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? अभी तुमने rate of photosynthesis में फैक्टर पढ़ा है। मैम आपकी तबीयत खराब है क्या? क्या क्या हुआ मेरी तबीयत को? हैं? मेरे चेहरे का निखार कम हो गया है। CO2 नहीं रिलीज होती ना मिसबा, जब C3 प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है गर्मी की वजह से तो CO2 नहीं रिलीज होती, फिर जब स्टोमेटा खुलेगा तभी CO2 रिलीज होगी। लाओ देखें, एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ जाए तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा, सही है। C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर, ये तो बकवास है। C3 प्लांट तो लोअर टेम्परेचर होते हैं और C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पे भी कर लेते हैं, तो अपना आंसर ये बन गया। नॉट करेक्ट ढूंढना था ना। बाकी देखो, टोमेटो इज ग्रीन हाउस, ये भी सही है। लाइट सेचुरेशन, ये भी सही है। आ जाओ आगे पे आ जाओ। PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहाँ पे आता है? PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहाँ पे आता है? C4 प्लांट्स में आता है, C3 में तो आता नहीं ना, सही है। आगे चल। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, C3 C4 में मेजर डिफरेंस क्या है? मेरी फ़ोन की बैटरी रह गई है 1%, ठीक है, तो समझ रहा है ना, मैं क्या कहते हैं, मैं पढ़ाती जाऊंगी, करती जाऊंगी, तुम लोग अपना आंसर देते रहना, मैं नहीं देख पाऊंगी तो बस तुम्हारा आंसर, बाकी तुम्हें होमवर्क भी दूंगी। C3 C4 में फोटो रेस्पिरेशन है ना, केल्विन साइकिल तो दोनों में होता है, ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में होता है, रेस्पिरेशन तो दोनों में होता है। फोटो रेस्पिरेशन C3 में होता है, C4 में नहीं होता। आगे चल। वाटर वेपर कम्स आउट ऑफ प्लांट लीफ थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग, थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग CO2 diffuses into plant during photosynthesis. Reason out the above statement using the following option. बता, दोनों साथ साथ में होता है क्या? स्टोमेटा, स्टोमेटा ये रहा, सुन। वो कह रहा है कि वाटर वेपर बाहर आता है प्लांट से और CO2 अंदर जाता है, तो दोनों एक साथ हो रहा है क्या? द अबव प्रोसेस हैपन ओनली डे नाइट, पागल है क्या? दिन में भी तो होता है। वन प्रोसेस अकर्ड एट डे, बकवास, दोनों में होता है। बोथ प्रोसेसेस, बकवास, दोनों साथ में होता है रे। बोथ प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर एंड दे हैपन टुगेदर। कैन की क्या बात है, हमेशा ही साथ में होता है, साथ में होता है रे। कौन बोल रहा है वो कांट हैपन टुगेदर? दोनों साथ में होता है।
वाटर का निकलना और CO2 का एंटर करना दोनों साथ में होता है। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलता है प्रोटॉन, कहाँ भर के रखता है तू, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रोटॉन तूने भरा है, कहाँ भरा है तूने प्रोटीन, बता। थैलाकॉइड के ल्यूमेन में भरता है तू प्रोटॉन सबसे ज़्यादा, यहीं भरता है। ये बकवास है, ये बकवास है, ये बकवास है। ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड आंसर होना चाहिए, समझ रहे। आगे चल। ओ फोन बंद हो गया, मजे आ गए। चलो आगे। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, सेम चीज, सेम चीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम बात है। बहुत क्वेश्चन है पर मैं तुम लोगों का आंसर नहीं देख पा रही हूँ। रुक जाओ। ऐसा है क्योंकि मैं तुम लोगों का आंसर नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं दे रही हूँ तुम लोगों को होमवर्क, ठीक है। यहाँ से आगे तुम लोगों को मिलेगा होमवर्क, सारा 7 से लेके 30 क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन तक मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। और यदि इसका आंसर तुम्हें नहीं मिलता, ठीक है, वैसे तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा, तो मैं इसका आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगी तुम्हें, आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं तुम्हें, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये लगाओ, ये क्वेश्चंस लगाओ, तुम्हारा थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगा क्वेश्चन लगा के। आंसर की तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। मैं मार्क करके, इसमें आंसर मार्क करके तुम्हें फ़ोटो खींच के भेज दूंगी वहाँ पे, ठीक है। चलो, आई विल सी यू, थैंक यू सो मच। कल अपा वो पढ़ेंगे तुम लोगों को जो चैप्टर नहीं आता है। कौन सा चैप्टर नहीं आता तुम लोगों को? प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला चैप्टर नहीं आता ना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला चैप्टर नहीं आता ना तुम लोगों को, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन कल पढ़ेंगे। अच्छा, मैं 7 AM से टाइम हटा रही हूँ यार, 7 AM से मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो ख़राब हो जाता है। मॉर्निंग में उठ के मुझे मेडिटेशन करना होता है, बुक पढ़नी होती है, अफर्मेशन करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, तो मैं 7 AM में नहीं कर पाती। तो शायद मैं इसका टाइम शिफ्ट करके 9 AM कर दूँ, 9 या 8:30 AM कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है। सो मैं ये चीज़ तुम लोगों को बता दूँगी कि 9 AM करूँगी या 8:30 करूँगी, टेलीग्राम पे बता दूँगी। और कल प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे और ऋतु कोड यूज़ करके आप 2021 के लिए एडमिशन ले लो, अगर आपको लगता है आपका 2020 में कुछ बनने वाला नहीं है, या फिर पहले पेपर दे लो, फिर पता चल जाएगा बनने वाला है कि नहीं है, ठीक है जी। अगर एडमिशन लेने से कोई भी क्वेरी है तो 9877426811 मेरा हेल्पलाइन है, मेरी टीम ये कॉल पिक कर लेगी, इसे कॉल उठवा लो आप, ठीक है, बात कर लो आप लोग अपने कोई भी डाउट है, कौन सा कोर्स चल रहा है, फीस कैसे देनी है, पेमेंट नहीं हो रहा है, EMI ऑप्शन कैसे होगा, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।